नमस्कार दोस्तों, कैपिटल एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। पहली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण और माहेश्वर सूत्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। ये हम इनके जो सूत्र है उन सूत्रों की व्याख्या सहित हम पढ़ेंगे और एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से इनको याद किया जा सकता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थानानि। दोस्तों, वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा है, ये उच्चारण किस तरह से होता है और वर्ण के उच्चारण में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी नाभि से। यानी नाभि से वायु निकलती है और मुख के अवयवों से, मुख अवयव का मतलब है कि तालु है, कंठ है, जिह्वा है, दंत है, ये सभी मुख के अवयव यानी मुख के अंदर जो अंग होते हैं उनको मुखावयव बोलते हैं। इनको स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है और एक वर्ण के उच्चारण के रूप में अभिहित हो जाती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का मुख्य योगदान होता है। यदि जिह्वा नहीं हो या किसी की जिह्वा अगर कटी हुई भी हो या विकृत हो तो भी वह वर्णों का या किसी शब्द का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अपनी जिह्वा। यानी जिह्वा ही वर्णों के उच्चारण में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। वर्ण उच्चारण में जिह्वा जिस मुखावयव मतलब तालु है, मूर्धाकंठ आदि जितने भी मुख के अंदर अंग है उनकी ओर या तो अग्रसर होती है या फिर उनसे स्पर्श करती है। तो जहाँ वो स्पर्श करती है या उसकी ओर अग्रसर होती है, वही स्थान या वही अवयव उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थान 8 बताए हैं। एक श्लोक भी है, उसमें इन 8 उच्चारण स्थानों का नाम भी उल्लेखित किया है। अष्टौ स्थानानि वर्णा नाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालुश्च। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि उर है, कंठ है, शिर है, जिह्वामूल है, दंत है, नासिका है, ओष्ठ है और तालु है। इस तरह से ये सारे 8 जो है अपने उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि पाणिनीय व्याकरण में उच्चारण स्थान कितने बताए गए हैं। तो आपका सही आंसर होगा 8, यानी 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं इस श्लोक में जैसा लिखा गया है। अष्टो स्थानानि, यानी पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण जो स्थान है उनकी संख्या 8 बताई है। सामान्य व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान हम 10 मानते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक जो है उसमें भी 10 है। कई अन्य जो विद्वान है वो 9 भी मानते हैं, लेकिन हम जो है सामान्य रूप से 10 पढ़ते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? देखो, पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, छठा नासिका, सातवां जो है कंठ तालु है। दोस्तों, ये जो 7 तक है, यानी एक जिह्वा मूल्य को हम मिला देते हैं, यानी 7 जो है वो मूल है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, जिह्वा मूल्य है। इस तरह से ये पूरे 10 उच्चारण स्थान है। अब ये उच्चारण स्थान मुख में इनकी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ है होते हैं ये, इनके बारे में हम आगे देखेंगे।
मुखावयव या मुख में अंग। तो दोस्तों मैंने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में देखिए आप, एक नासिका जो है वो ये नासिका है, फिर है ये दंत उच्चारण स्थान है, फिर ये ओष्ठ उच्चारण स्थान है, फिर ये यहाँ पर जो है ये कंठ उच्चारण स्थान है, और ये जीवा मूल्य। जीवा मूल्य मतलब जीवा का मूल जहाँ पर है, इस तरह से। तो ये मूल जो है अवयव 7 होते हैं। शेष जो अवयव है वो जो है उनसे 2 से मिलकर के बने होते हैं उच्चारण स्थान। 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर के बनेंगे। ये हमारी जीव्या है, तो जीव्या का मुख्य योगदान होता ही है। इसके अलावा दांतों के ऊपर की तरफ, यानी मुख के अंदर दांतों के ऊपर की तरफ एक बिल्कुल कोमल त्वचा वाला एक भाग होता है जिसको हम तालु कहते हैं, और इससे भी ऊपर एक खुरदरा यानी कठोर भाग होता है जिसको हम मूर्धा कहते हैं। तो इस तरह से नासिका, दंत, ओष्ठ, जीवामूलम, तालु, मूर्धा, कंठ ये मुख्य अवयव है, और बाकी अवयव जो बनेंगे या उच्चारण स्थान बनेंगे वो 2 से मिलाकर बनेंगे, जैसे कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, इस तरह से। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। इस चित्र से आपने ये समझा होगा कि कौन से अवयव की स्थिति मुख में कहाँ होती है। अब है उच्चारण स्थान और उनके सूत्र। अब हम पढ़ेंगे। प्रथम उच्चारण स्थान जो है कंठ है, और इसके लिए एक सूत्र है अकुह विसर्जनीयनाम कंठ। इस सूत्र की व्याख्या के अनुसार ए का मतलब यहाँ ए और आ, ए का मतलब यहाँ ए और आ दोनों है। कु का मतलब पूरा कै वर्ग मतलब कै, ख, ग, घ और न, इस तरह से। विसर्जनीय मतलब विसर्ग, और यहाँ पर देखो ये है का मतलब यहाँ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए, आ, क, ख, ग, घ, न और विसर्ग और है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यानी इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु जो है वो कंठों से स्पर्श करती हुई, केवल कंठ से निकलती हुई, बिना किसी अन्य अवयव से स्पर्श करती हुई जीव्या जो है सीधी रहती हुई बाहर की तरफ आती है। तो ए, आ, क, ख, ग, घ, न, विसर्ग और है का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके बाद में है तालु। इसका सूत्र है ईचु ये ऐसा नाम तालु। यहाँ देखो ई है सूत्र में, ई का मतलब है ई और ई यानी रस्व और दीर्घ दोनों। फिर चू का मतलब चय वर्ग मतलब च, छ, ज, झ और ज्ञ, इस तरह से। इसके आगे दिया ये का मतलब ये उच्चारण स्थान, ये वर्ण, और श का मतलब श वर्ण, यानी कि ई, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ये और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होगा। दोस्तों प्रश्न जिस तरह से पूछा जाता है, जैसे पूछ लेंगे चय वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा तालु। अब कई बार हम भूल जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि उच्चारण स्थान का 10 है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे हम चय बोलेंगे तो जीव्या की अगली नोक जो है वो दांतों के ऊपर जो कोमल भाग है उसके जाके टच होती है। बोल के देखिए आप मेरे साथ, च, तो वहाँ टच होगी, इसका मतलब वो स्थान है तालु। इसी तरह से छ, ज, झ, इनको हम बोलेंगे तो जीवे की अगली नोक जो है जाकर के उस स्थान पे टच होगी, यानी तालु स्थान पे जो कोमल स्थान है वहाँ पर टच होगी। तो ऐसा करके भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा भाग जो है दोस्तों वो है अपने तालु से ऊपर की तरफ एक कठोर भाग होता है, खुरदरा भाग। इसका सूत्र है
ऋटूषाणाम मूर्धा। देखिए इसमें री आया है तो री और री यानी रस्व और दीर्घ दोनों। ट वर्ग में सभी आ जाएंगे, ट, ठ, ड, ढ और न। इसी तरह से र आया और श आया, इसका मतलब र और श यानी अंतस्थ र और ऊष्म श। ये भी, इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी री री, ट ठ, ड ढ, न र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब हम इनको बोलेंगे तो तालु से भी ऊपर की तरफ जीव्या पलट करके जाती है। बोल के देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और श। इस तरह से हम प्रैक्टिकल करके इसको भी देख सकते हैं। अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो इनको हम बोल के देख सकते हैं। तो जहाँ जीव्या स्पर्श हो रही है वही भाग उसका उच्चारण स्थान होता है, यानी वो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। अगला है दंत। दंत, इसका सूत्र है लृतुलसानाम दंता। तो इसमें लृ स्वर है, त, थ, द, ध, न और अंतस्थ वर्ण ल और श, ऊष्म श। कहने का मतलब यह है कि लृ, त, थ, द, ध, न, ल और श का उच्चारण स्थान दंत है। कैसे हैं, इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो जिह्वा की अगली नोक हमारे अंदर की तरफ दांतों पे टच होती है, दांतों पे स्पर्श करती है। तो इस तरह से इनका उच्चारण स्थान दंत हो गया। पांचवा है ओष्ठ। दोस्तों इसका सूत्र है उपूप धमानियनाम ओष्ठौ। इससे मतलब यह है कि उ, प, फ, ब, भ और म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आप इसको भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दोस्तों जब हम इनको बोलेंगे यानी उ और ऊ को बोलेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ओष्ठ का रहता है। यानी ओष्ठ जो है, दोनों ओष्ठ ऊपर और नीचे के दोनों जो है वृत्ताकार आकृति में आ जाते हैं, गोल हो जाते हैं। अगर ये गोल नहीं होंगे तो उ का उच्चारण स्थान नहीं होगा। दूसरा है प, फ, ब, भ, म। तो इनके ये जो 5 वर्ण हैं, इनका जब हम बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो बिना दोनों होठों को चिपकाए हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। यानी आप करके देख लीजिए, बिना, मैं बोल के देखिए, बिना दोनों होठों के चिपकाए आप इसका उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि यदि आपका ऊपर वाला ओष्ठ कटा हुआ है तो निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण आप सही ढंग से नहीं कर पाओगे। उसमें ऑप्शन दे रखा था मैं, तो मैं का उच्चारण अपन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। वैसे तो पूरा प वर्ग आ जाता है, प वर्ग का ही हम प, फ, ब, भ, म, इनमें से किसी का भी उच्चारण हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें ऑप्शन मैं दे रखा था, इसलिए आपका आंसर मैं होगा। फिर है नासिका। नासिका मतलब नाक। इसका सूत्र है यम ननम नाम नासिकाश्च। दोस्तों च वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर य, म, न और न, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो है वो उसका उच्चारण स्थान नासिका नाक है। इसका कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय अधिकतर वायु जो है वो नाक से बाहर निकलती है बजाय मुख के, यानी नाक से निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका बताया गया है। अगला है कंठ तालु। इसका सूत्र है आयदयितो कंठ तालु। दोस्तों अब ये जो उच्चारण स्थान बना है वो 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर बना है, एक तो कंठ है और एक तालु है। तो कंठ का हमने जैसे ए ले लिया और तालु का हमने ई लिया और दोनों की संधि करवाई तो गुण संधि होकर के ए बन गया। नीचे देखिए, कंठ का हमने ए लिया और इधर से हमने ए ले लिया तो वृद्धि संधि होकर के आई बन गया। तो इसी तरह से ए और आई,
इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। 8वां है कंठ ओष्ठ। सूत्र है अवधौत कंठोष्टम। यहाँ भी हम इसको यूँ समझेंगे कि कंठ का हमने ए लिया, ओष्ठ का ऊ ले लिया और दोनों में जब संधि हुई गुण संधि होकर के अ हो गया। और यहाँ पर हमने कंठ का जो है ए लिया, यहाँ पर ए है दोस्तों, ए लिया और यहाँ ओ ले लिया तो औ यानी वृद्धि संधि होकर के औ हो गया। इसी तरह से ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। अगला है दंतोष्ठ। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। यानी जिव्या, जब व का उच्चारण स्थान हम उच्चारण करते हैं, व वर्ण को उच्चारण हम जब करते हैं तो जिव्या दांतों की भी टच होती है और ओष्ठ भी जो है गोल होते हैं। इसलिए दोनों को मिला करके यानी दंत और ओष्ठ के प्रयास से व का उच्चारण होता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान है तो दंतोष्ठ आपको याद रखना है, दंतोष्ठ वकारस्य दंतोष्टम। और अंतिम है 10वां जीवा मूल्यम। जीवा मूल्यम मतलब जीभ अपने मुख में जहाँ से गड़ी हुई है अर्थात जहाँ से निकली हुई है उसको बोलेंगे जीव्या का मूल। और क और ख का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जो ध्वनि है वो जीव्या के मूल से निकलती है। इस तरह से हमने आज ये 10 उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे ये देखेंगे कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, वो अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा उपयोगी तथ्यों में मैंने यही लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पाणिनि व्याकरण में उच्चारण स्थान कितने हैं, तो आप बता दोगे 8 है। एक श्लोक हमने पढ़ा था उसके अनुसार 8 है। मूल उच्चारण स्थान केवल 7 होते हैं। सामान्य व्याकरण में उच्चारण स्थान 10 होते हैं, कई 9 भी मानते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ा है अभी, अकुह विसर्जना नाम कंठः, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋटूर्षा नाम मूर्धः इति सूत्रेण ट वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धः। ई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। इचु यस्य नाम तालुः इति सूत्रेण ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु भवति। तो इस तरह से ई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। दंतोष्ठ है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों में इसको डाला है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसको बोला जाता है। परीक्षा में अब तक सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। वकारस्य दंतोष्ठ है, ये इसका सूत्र है। न का उच्चारण स्थान नासिका है। इसी तरह से हम प्रत्येक वर्ग का, जैसे पंचमाक्षर है तो पंचमाक्षर का सभी का हम नासिका बताएंगे। बिना ओष्ठ चिपकाए कौन सा वर्ण उच्चारित नहीं होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा प वर्ग, यानी प, फ, भ, भ और म। इन वर्णों का उच्चारण स्थान हम बिना ओष्ठ चिपकाए नहीं कर सकते। इसके बाद में है जीव्या मूल्य वर्ण है। तो अभी हमने पढ़ा था जीव्या मूल्य वर्ण का और ख है। पाणिनि व्याकरण में सभी वर्णों का मूल किसे कहा गया है, तो सूत्र के अनुसार उर जो है यानी हृदय को सभी जो वर्ण है उनका मूल कहा गया है। आपकी ये रह गया था, आपका ऊपरी ओष्ठ कटा हुआ है तो कौन सा वर्ण स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकोगे आप, तो सही आंसर है प वर्ग। कंप्लीटली जो है प, फ, भ, भ, म, इनको हम जो है सही रूप से नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो था संस्कृत व्याकरण का। तीसरा वीडियो होगा वो वर्णों के प्रयत्न से संबंधित होगा, वो मैं कल अपलोड करूँगा। डेली में एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि
ये रीड सेकंड ग्रेड से संबंधित जो मैटर है व्याकरण का वो आप तक पहुंच सके। फर्स्ट ग्रेड का मैटर, फर्स्ट ग्रेड में भी ये सब चीज़ें सब आती है, वो भी आप तक पहुंच सके। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपलोड करने के बाद में वीडियो कुछ धुंधला हो जाता है, तो कृपया अपने मोबाइल पे सेटिंग में जा कर के उसकी क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आपको साफ दिखेगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप घर रह कर के पढ़ाई कीजिए। घर रहना सुरक्षित है और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और घर पे रहने से ये आपको फ़ायदा है कि अधिक से अधिक आप पढ़ाई कर सकोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।